तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, आपको नोट्स देखिएगा। ग्रुप में भी नोट्स शेयर कर दिए गए, जो पिछली क्लासें हुई हैं, तो आप उस लिहाज से पढ़ ले। तो यहाँ पर जो अहम ज़िक्र है, वो आंध्रा के बादशाहों का है, आंध्रा के सल्तनतों का है। आवाज़ आ रही है ना? इसके नेहा परवीन। फिर नियारी बोले ना आप लोग। खैर, तो चलिए देखते हैं आंध्रा के सतवाहना। ये सतवाहना जो है, करीमनगर में एक यूनिवर्सिटी है, शातवाहना यूनिवर्सिटी, इसी के नाम पे रखा गया। तो आंध्रा में एक सल्तनत थी जिसका नाम था सतवाहना सल्तनत। ये सल्तनत दरियाई गोदावरी और कृष्णा के आसपास थी, और दरियाई गोदावरी और कृष्णा के इलाके में रहने वाले आंध्राई कहलाए, जैसे कि हम लोग हैं, दरियाई गोदावरी और कृष्णा के इलाके में रहने वाले। यानी निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा और महमनगर वगैरह ये आंध्राई इलाके हैं। सतवाहना जो सल्तनत थी, इसकी बुनियाद डालने वाला शख्स था श्रीमुका। श्रीमुका इसका नाम है। ये सतवाहना सल्तनत का बानी श्रीमुका समूका सतरहाना को शिकस्त देकर ये हुकूमत कायम किया। तो इस सल्तनत का बानी है, सतवाहना सल्तनत का बानी है श्रीमुका। इसने सल्तनत की बुनियाद डाली। उसके अहम बादशाहों में सतकर्णी अव्वल भी एक है, और हाला भी है। तो हाला के दौर में अदब की ज़्यादा तरक्की हुई, अदब को ज़्यादा फ़रोग़ मिला। और एक बादशाह है सतकर्णी अव्वल, इन्हें जो है नाने घाट के कुतबे में इसकी शानदार फ़तूहात का ज़िक्र मिलता है। किसका? सतकर्णी अव्वल के नस्ब करदा नाने घाट के कुतबे में अपनी शानदार फ़तूहात का ज़िक्र उसने किया था, वो हमें पता चलता है। सतवाहना सल्तनत का जो बादशाह था हाला, एक किताब लिखा जिसका नाम है गाथा सतपति। ये बहुत अहम सवाल है। हाला की लिखी हुई मशहूर किताब जो थी, गाथा सतपति थी। सर्वा वर्मा ने संस्कृत की क़वायद लिखी जिसका नाम था कंतराम। ये संस्कृत की किताब है क़वायद की, जिसको लिखने वाला है सरोवर सरू अवर्मा सर्ववर्मा। सर्ववर्मा जो है, एक संस्कृत की क़वायद की किताब लिखा जिसका नाम है कदंतराम। कतंतराम। और एक किताब है जो लिखी हुई है बृहत कथा, किताब का नाम है बृहत कथा। इसको लिखने वाला है गांधिया। ये प्राकृत ज़बान में लिखी गई किताबें हैं। प्राकृत ज़बान में बुद्ध मत और जैन मत की मुक़द्दस किताबें लिखी हुई है। ये प्राकृत ज़बान जो है बुद्ध और जैन मत के वक़्त की ज़बानें हैं। तो इसी ज़बान में एक किताब लिखा था गांधिया, जिसका नाम था बृहत कथा। और एक किताब है जिसमें आंध्रा के राजाओं के बारे में सारी मालूमात मिलती है, उसका नाम है
कथा सारथ सागर, कथा सारथ सागर ये वो किताब है जिसमें आंध्रा के राजाओं का यानी उनकी तर्ज ज़िंदगी, हुकूमत करने का तरीक़ा और मुख्तलिफ फ़ैसले, ये सारी चीज़ें ये किताब कथा सारथ सागर में हमें मिलती है। गौतमी पुत्रा सतकर्णी भी सतवाहन का राजा था, वो 23वां राजा था। पहला राजा था श्रीमुखा, तो 23वां राजा बहुत मशहूर था, गौतमीपुत्रा सतकर्णी। इसने अपनी माँ की ताज़ीम में गौतमी बालासरी खानदान यानी ये क्या करा, अपना माँ का नाम अपने साथ लगा लिया, यूज़ करा। गौतमी बालासरी उसकी माँ थी, इसीलिए ये क्या करा, गौतमी पुत्रा सतकर्णी यानी गौतमी का बेटा, पुत्र का मतलब है बेटा, गौतमी का बेटा सतकर्णी अपना नाम रख लिया। गौतमी पुत्रा सतकर्णी जो था एक बहुत बड़ा अच्छा नाज़िम था, एडमिनिस्ट्रेटर था। इसका बेटा भी एक है जिसका नाम है पलूमावी सानी, पलूमावी दुव्वम या सानी। ये कृष्णा इलाके तक अपनी सल्तनत को बढ़ा लिया था। तो सल्तवाना सल्तनत जो थी वो नज़्म नस्क़ के लिए बहुत मशहूर थी। तो सल्तवाना क्या करे, अपनी सल्तनत को ज़िलों में तक़सीम करे, वो लोग ज़िलों में तक़सीम करे और ज़िले को आहर के नाम से पुकारते थे और गाँव को मवाज़ात के नाम से पुकारते थे। तो ये जो ज़िला था जिसको आहर कहते थे, सतवाहना सल्तनत, उसमें एक ऑफ़िसर होता था, जैसे हमारे पास कलेक्टर है ना, तो उसका नाम जो आहर का ऑफ़िसर होता महामात्रा, महामात्रा। मवाज़ात यानी गाँव है, गाँव का जो बड़ा ओहदेदार होता था उसका नाम था ग्रामिका। तो सतवाहना सल्तनत ज़िलों की तक़सीम में बहुत मशहूर है और नज़्म नस्क़ के मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये आंध्रा के सतवाहना वो लोग हैं जो गोदावरी और कृष्णा के दरमियान आबाद थे। इनका इस सल्तनत की बुनियाद डालने वाला श्रीमुखा था और मशहूर बादशाह में हाला, सतकर्णी अव्वल और दूसरा जो था वो गौतमीपुत्रा सतकर्णी जो 23वां बादशाह है ना, ये बहुत मशहूर था। गौतमीपुत्रा सतकर्णी अपनी माँ का नाम गौतमी इस्तेमाल करा, जिसका असली नाम पूरी माँ का पूरा जो नाम था गौतमी बाला श्री उसका माँ का नाम था। तो इस तरीके से सतवाहनों ने अपनी सल्तनत को तक़सीम किया ज़िलों में और ज़िले को आहर के नाम से पुकारते थे, गाँव को मुआवज़ात के नाम से पुकारते थे। तो ज़िले में जो ऑफ़िसर होता था निगरानकार, जो ज़िले की देखभाल करता था, जिस तरह से अब कलेक्टर वग़ैरह है, तो उस वक़्त में जो ऑफ़िसर होता था, उसको महामात्रा कहते थे ये लोग और ग्राम यानी मुआवज़ात गाँव में रहने वाले ऑफ़िसर को ये लोग ग्रामिका के नाम से पुकारते थे। तो इस तरीके से सतवाहना सल्तनत अपने नज़्म नस्क़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अब लाज़मी बात है जब हुकूमत है तो उसको चलाने के लिए अख़राजात होते हैं, तो अख़राजात की पाबजाई के लिए, वसूली के लिए आज भी और उस वक़्त में भी हुकूमत लोगों से वसूल करती थी, वो टैक्स की शक्ल में वसूल करती थी, जिसको लगान भी कहते हैं। तो पुराने ज़मानों में लगान वसूल किया जाता था, लगान ही आमदनी का अहम ज़रिया था। गैर मुल्कियों ने जैसे साका, यावाना, भाला वगैरह हिंदू मज़हब इख्तियार किया, यानी उस वक़्त में गैर मुल्की अफ़राद आए थे, चीन, जापान वगैरह से, ये लोग हिंदू मज़हब इख्तियार करें, बहुत अहम सवाल है। आप स्क्रीन को अगर इनलार्ज करेंगे तो राइटिंग जो है ब्लर हो जाती, जैसा है वैसा देखेंगे आप तो बिना ब्लर हुए आपको दिखाई देता। बहरहाल ये सतवाहना सल्तनत का अहम पेशा ज़राअत था क्योंकि दरियाओं के किनारे आबाद थे, गोदावरी, कृष्णा और सोने और चांदी और भरत से बने सिक्कों का उस वक़्त में रिवाज था। सोने, चांदी और भरत के सिक्के। सतवाहना के 2 सदर मुकाम थे। पहला था दानिया कटकम, अहम सवाल है, जिसको अमरावती कहा जाता है। क्या कहेंगे? अमरावती। दानिया कटकम अमरावती है। इसका अब जो नाम है अमरावती है। ये सतवाहना सल्तनत का पहला सदर मुकाम था दानिया कटकम।
दूसरा सदर मुकाम था प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुरम। और फाई थान, इसका अब जो नाम है फाइतान है, फाइथान। पुराना नाम प्रातिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुरम। धान्यकटकम, प्रतिष्ठानपुरम, ये दो सतवाहना सल्तनत के सदर मुकाम थे। सतकर्णी अव्वल ने दक्कन के इलाकों को फतेह करके अपनी सल्तनत कायम की। इसका लक़ब था दक्षिणा दक्षिणा पतापति, दक्षिणा 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 पतापति, यानी दक्षिण यानी जुनूब का, दक्कन का, और सेनापति या पतापति जो भी है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का बहुत बड़ा ऑफिसर या निगरानकार या जिम्मेदार। नजर नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते, देखिएगा आप। मेरे को तो नजर आ रहा, आप देखिए नजर कैसे नहीं आ रहा। देखेंगे तो आपको नजर आएगा। स्क्रीन, अच्छा बताइएगा किस किस को स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा जो लिखा हुआ है? क्या ये राइटिंग दिखाई नहीं दे रही? कोई बताइएगा, दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा लिखा हुआ जो राइटिंग है? हाँ, दिखाई दे रहा। जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो लोग एहतियात कर लीजिए, देखिए गौर से, या सुन लीजिए क्लास। सुनना भी बहुत अहम है, क्लास से सुनने के लिए ज़्यादा अहम है। अब पढ़ने के लिए आपको नोट्स बाद में भेज दिए जाएँगे या आप भी लिख ले सकते। तो क्लास सुनिए, बाद में रिकॉर्डिंग लिख लीजिए नोट्स। बहरहाल सतकर्णी अव्वल ने 2 यागास किए। यागा का मतलब है ना यज्ञ, पूजा पाठ। एक था अश्वमेधा और दूसरा था राजस्व योगा। राजस्यु योगा, यानी राजस्यु योगा का मतलब है राजपाट हासिल करने के लिए। तो ये 2 यज्ञ करा था, इसकी ये सवाल डीएससी में आया था। सतकर्णी अव्वल के 2 यागास थे, अश्वमेधा और दूसरा था राजस्व योगा। तो 2 किस्म की पूजा पाठ करके ये भगवान को खुश करके कामयाबी हासिल करना चाहता था। आचार्य नागार्जुना ने श्रीमुखा, आरोग्य मंजरी और रासा रत्नाकरम, ये 2 किताबें आचार्य नागार्जुना ने लिखी। किसने लिखी? आचार्य नागार्जुना ने किताबें लिखी। कौन कौन सी? श्रीमुखा और आरोग्य मंजरी और रासा रत्नाकरम। आचार्य नागार्जुन की 3 किताबें लिखी, श्रीमुखा है, आरोग्य मंजरी है और रासा रत्नाकरम। तो यहाँ तक ये सतवाहनों के बारे में था। अब जो दूसरा यूनिट हमारा सिलेबस में है वो है ईरानी और ईरान और यूनान के हमलावर। तो मौजूदा जो मुल्क है ईरान, उसका पहले नाम था पर्शिया। ईरान को पर्शिया के नाम से पुकारा जाता था। सिकंदर जो था, हिंदुस्तान में जो हमला करा, सिकंदर आजम, वो मकदूनिया का बादशाह था। वो पहला यूरोपी था जिसने 327 क़ब्ल मसीह में हिंदुस्तान पर हमला किया। तो सिकंदर हमला कब करा? 327 क़ब्ल मसीह में सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया। जब सिकंदर हमला करके जीतता आ रहा था तो हिंदुस्तान का एक राजा था जिसका नाम था अम्बी। ये सवाल भी डीएससी में आते ऐसे सवाल। तक्षशिला का राजा था ये, अम्बी नाम था। ये जंग लड़े बगैर सिकंदर से डर के अपनी हथियार डाल दिया। कौन? तक्षशिला का राजा अम्बी। जब के एक और एक बादशाह है जिसका नाम है पोरस। 6th या 7th क्लास इंग्लिश में पावर ऑफ द ब्रेव एक चैप्टर है, वो यही है। सिकंदर पोरस की जुर्रतमंदी और हुब्बुल-वतनी से बहुत मुतासिर हुआ। तो ये पोरस क्या है? सिकंदर से डट के लड़ता, आखिर में कैदी बन जाता, कैद कर लेता सिकंदर, और उसके तौर तरीके बातचीत को देख के बाद में सिकंदर जो है पोरस से दोस्ती कर लेता। तो बहरहाल तक्षशिला का राजा अम्बी हथियार डाल दिया, जबकि और एक बादशाह पोरस ने
या पूरो, इंग्लिश में पूरो है ये, इसने जंग लड़ी। सिकंदर का इंतकाल हुआ बेबीलोन के मुकाम पर 324 क़ब्ल मसीह, यानी हिंदुस्तान पर हमला करने के 3 साल बाद सिकंदर का इंतकाल हो गया। उसके बाद एक बादशाह आया जो ईरान का था, उसका नाम था डारिस अव्वल। ये हिंदुस्तान पर हमला करा 516 क़ब्ल मसीह में। ये ईरान का बादशाह था। पुरुषोत्तम की सल्तनत थी दरियाए जहलम और ब्यास। ये जहलम, चेनाब, ब्यास, ये सारी नदियां जो है पंजाब की नदियां हैं ये। तो पुरुषोत्तम की सल्तनत जहलम और ब्यास नदियों के दरमियान थी। मेगास्थनीज जो सिकंदर का सिपहसालार था, सेकोलस नेक्टर का सफीर भी था, ये किताब लिखा। मेगास्थनीज की किताब है इंडिका। इसीलिए आप देखेंगे टाटा की एक कार है जिसका नाम इंडिका था, अभी नहीं आ रही हो। तो ये इंडिका किताब लिखने वाला था मेगास्थनीज, जो सिकंदर का सिपहसालार था। और मेगास्थनीज जो है सिकंदर का सिपहसालार भी था और सेकुलस नेक्टर का सफीर भी था वो। तो ये जो किताब लिखा इंडिका, वो लिखने वाला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ये किताब लिखी। बताइए यहाँ कोई डाउट है क्या? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्तिहान में यही सवाल आते। डाउट तो नहीं ना? तो पहला ईरान का बादशाह जो हुकूमत किया, हिंदुस्तान पे हमला किया, या पहला यूरोपी सिकंदर था 327 क़ब्ल मसीह में, और 3 साल बाद वो बेबीलोन पर मर गया। सफीर का मतलब है एम्बेसडर। आपका कोई पैगाम लेकर कहीं जा रहा, किसी बादशाह से मिल रहा, तो उसको सफीर कहेंगे। हिंदुस्तान के भी सफीर, हर मुल्क के सफीर हर मुल्क में होते हैं। हिंदुस्तान के भी सफीर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते, जिसको इंग्लिश में एम्बेसडर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस में इसके बाद है मगध सल्तनत। सतवाहनों के बाद, ईरानियों के बाद दूसरी है मगध सल्तनत। ये मगध जो सल्तनत थी, इसका सदर मुकाम था राजगढ़ या गढ़ी राजा पुरा। ये जो मगध है, ये शुमाली हिंद में दरिया गंगा के किनारे सल्तनतें थी ये। तो मगध सल्तनत का सदर मुकाम राजगढ़ या गढ़ी राजपुरा था, और मगध हुक्मरान जो थे, उसका मगध का हुक्मरान था एक अजात शत्रु। ये क्या किया, गंगा के किनारे एक नया सदर मुकाम बनाया जिसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र का नया नाम है जलादुर्गम। जलादुर्गम, पाटलिपुत्र का नाम जलादुर्गम रखने वाला था अजात शत्रु। मगध के दूसरे हुक्मरानों में बम्बिसारा बहुत मशहूर है। बम्बिसारा बुद्धमत का हम असर था। इसने कौशला की शहजादियां लक्ष्मी, वेद्या और मुद्रा से शादी की। बम्बिसारा तीनों से शादी करा, लक्ष्मी, विद्या और मुद्रा, ये इसकी बीवियों के नाम है। इसका बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु के वालिद का नाम है बम्बिसारा, और बम्बिसारा ने का बेटा अजातशत्रु है। अजातशत्रु ने तीनों से शादी की। नंदा कबीले का पहला हुक्म रहा महापद्मानंदा है। ये भी सवाल आता है डीएससी में, इससे पहले ये भी आया था। तो नंदा कबीला जो था ना, ये भी मगध सल्तनत के वक्त में कबीला था। नंदा कबीला, उसका पहला जो हुक्मरान था महापद्मानंदा था। ये 360 कबल मसीह की बात है, सिकंदर के बाद
इसका लक़ब था अग्रसेना, अग्रसेना। किसका लक़ब है? महापद्मनंदा का लक़ब है। मगध पर हुकूमत करने वाले नंदाओं का ताल्लुक नंदा कबीले से था, इसलिए इन्हें नवा नंदास कहा जाता है। नंदा कौन है? नंदा कबीले का नाम है और नंदा कबीले के जो लोग थे उनको नवानंदास कहा जाता है। ये लोग मगध मुकाम पर हुकूमत करे, मगध सल्तनत कायम करने वाले ये लोग थे। मगध सल्तनत का आखिरी हुक्मरान धननंदा था। ये सवाल भी आया था इससे पहले डीएससी में। मगध सल्तनत का आखिरी हुक्मरान, पहला हुक्मरान महापद्मनंदा, आखिरी धनंदा, और इन सबको नवानंदास कहा जाता है। और उस वक्त में जनपदास और महाजनपदास थे। जनपदा यानी छोटा मुकाम, महाजनपदास बड़ा मुकाम। जैसे मिसाल के तौर पे महाजनपदा को हम आज की ज़बान में या आज के ज़माने में रियासत कह सकते हैं। तो महाजनपदास उस वक़्त 16 महाजनपदास थे हिंदुस्तान में, जिनको शोडास महाजनपद, शोडास महाजनपद यानी 16 हुकूमतें, 16 महाजनपदास थे उस वक़्त। और इन सब में 16 हुकूमतों में, 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर जो सल्तनत थी कौशला की थी, कौशला, जो मगध सल्तनत का एक हिस्सा थी। नंदाओं का आखिरी हुक्मरान हम देखें ना, धननंदा, सिर्फ यहाँ पर हिज्जे बदले हुए हैं। धननंदा नंदा हुक्मरानों का आखिरी हुक्मरान था और पहला हुक्मरान जो था वो था महापद्मनंदा। अजात शत्रु, ये भी मगध सल्तनत का बादशाह था। इसका दौर हुकूमत 460 से 493 क़ब्ल मसीह तक चला। और एक सल्तनत थी मगध के वक्त में, उसको पर्तिका सल्तनत कहते हैं। उसका बानी था बम्बारा। तो ये जो सवालात है बहुत ही अहम है, इससे हटकर ज़्यादा ना पूछा जाता, ना पढ़ना फ़ायदेमंद है। तो अहम-अहम जो बादशाह थे, वो कौन थे, क्या करे, ये पढ़ लिए तो काफ़ी है। तो ये बम्बारा जो थी सल्तनत, उसका बानी था बम्बारा जो था, वो प्रतीका सल्तनत का बानी था। प्रतीका सल्तनत का बानी। ये प्रतीक बाज़ जगह ना परिथा परिथियान भी लिखा हुआ है, परिथियान भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, परथियान। और ये जो परथियान है ना, ये लोग अपनी खाली स्पेशल लड़ाई की स्किल यानी फाइटिंग की जो स्किल स्टाइल था, उसके लिए बहुत मशहूर थे ये लोग, ठीक है? तो बस इसके लिए इतना काफ़ी है आपको। तो मगध सल्तनत का सदर मुकाम राजगढ़ या गढ़ी राजापुरा था। अजातशत्रु पाटलिपुत्र का नाम तब्दील करके जिला दुर्गम रखा और बिम्बिसारा ने कौशला की शहजादियां लक्ष्मी वैद्या और मुद्रा से शादी की। नंदा कबीले का पहला हुक्मरान महापद्मनंदा था और आखिरी जो था वो धननंदा था। और शुडास महाजनपद यानी 16 महाजनपदें थी, इन जो यानी 16 हुकूमतें थी। तो इस तरीके से ये मगध सल्तनत के बारे में है। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री में, वो है मौर्याई सल्तनत या शाहिनशाहियत। ये मौर्य जो सल्तनत है 322 यानी सिकंदर जब हिंदुस्तान पर हमला करा, उस वक्त ये सल्तनत कायम थी।
322 क़ब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा हुकूमत के आखिरी हुक्मरान धननंदा को शिकस्त देकर, यानी मगध सल्तनत का जो आखिरी बादशाह था धननंदा, उससे उसको शिकस्त देकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करा, एक सल्तनत बनाया जिसको मौर्य सल्तनत कहते हैं। इसका जो वजीर आजम था वो तो कौटिल्य, जिसका और एक नाम है चाणक्य। चाणक्य जो है ना, बहुत मशहूर है ना तारीख में। तो ये कौटिल्य जो है चाणक्य का ही नाम है। ये इसका वजीर था। किसका वजीर था? चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर था कौटिल्य। इसका और एक नाम है चाणक्य। सेलुकस नक्टार, सेलुकस नक्टार ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार का सफीर मुकर्रर किया। ये सेलुकस नक्टार जो है ना, मौर्य सल्तनत में और एक बादशाह था। उस वक्त क्या एक ही स्ट्रैटेजी रहती थी, जंग लड़ते थे। अगर ताकत नहीं होती थी तो वो लोग क्या करते थे, बादशाहों से, ताकतवर बादशाहों से अपनी रिश्तेदारी बना लेते थे। जिस तरीके से हमने देखा कि मुगलिया सल्तनत में भी अकबर ने और मुगल हुक्मरानों ने बहुत सारे गैर मुस्लिम शहजादियों से शादी की। तो उसकी वजह वही होती थी कि रियासत को बढ़ाना होता था, दुश्मनी की बजाय दोस्ती पैदा करना होता था। तो सेलुकस नक्टार ने भी क्या किया, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। कौन है चंद्रगुप्त मौर्य? मौर्य सल्तनत का बानी है ये। वो कैसे सल्तनत बनाया? मगध सल्तनत के आखिरी बादशाह धननंदा को शिकस्त देकर ये अपनी सल्तनत बनाया। तो सेलुकस नक्टार क्या करा, अपनी बेटी की शादी कर दे के मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार का सफीर बनाकर भेजा। अर्थशास्त्र से चंद्रगुप्त की सल्तनत के हालात मालूम होते हैं। अर्थशास्त्र कौन लिखने वाला है? कौटिल्य लिखा। अर्थशास्त्र में क्या है, हुकूमत किस तरीके से करना, दुश्मनों को किस तरीके से कंट्रोल करना, सरकोबी को कैसे कुचलना, ये सारी चीजें ये किताब में लिखी हुई है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। शास्त्र का मतलब है साइंस, अर्थ यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब है हुकूमत करने की साइंस। चंद्रगुप्त जैन धर्म का राहिब बन गया बाद में और फाका कशी सिखाना व्रतम की वजह से श्रवण बेलागोल में मर गया। वॉइस ब्रेक हो रही, आपके पास नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, बाकी लोगों के लिए मसला नहीं है। तो खैर, ये बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करा, राहिब बन गया, यानी साधु बन गया, भीख मांग के जीना करना। तो वो उसके बाद फाका कशी करा। उस फाका कशी को सिखाना व्रतम कहते हैं। वो भूखा रहा रहा, आखिर में श्रवण बेलागोल कर्नाटक के मुकाम पर इसका इंतकाल हो गया। अब चंद्रगुप्त जैसे ही मरा, चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसारा, वो मौर्य सल्तनत का बादशाह बन गया 297 क़ब्ल मसीह में। फिर बिंदुसारा के बाद उसका बेटा आया अशोक। अशोक आजम बहुत मशहूर है ना, अशोक। मौर्य सल्तनत का बानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसारा, बिंदुसारा का बेटा अशोक, यानी अशोक का दादा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य सल्तनत का बानी था। तो इस तरीके से बाद में वो राहिब बन के फाका कशी करके कर्नाटक के मुकाम श्रवण बेलागोल पे मारा गया, मर गया। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसारा बना। उसके बाद फिर उसका बेटा अशोक तख्त नशीन हुआ। कलिंग की जंग हुई थी 261 क़ब्ल मसीह में। कलिंग उड़ीसा, जो फिलवक्त का उड़ीसा है, उसको कलिंग के नाम से पुकारा जाता था। कलिंग की लड़ाई के बाद क्या होता, अशोक सारी दुनिया को खैराबाद करके मातम मनाता। वो ऐसा बादशाह था अशोक, जीतने के बाद भी वो मातम मनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ डाउट तो नहीं है ना, मौर्य सल्तनत का बानी या मगध सल्तनत के बानी में कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आपको? है तो पूछिए। याद रखें ना, कौन सी सल्तनत, उसका बानी कौन, वो किसको हरा के बादशाहत बना, या किसके बाद उसकी हुकूमत बनी, और उसके मशहूर बादशाह कौन थे, उनकी कोई किताबें थी क्या, और उनका कोई स्पेशल
खानदानी देवता था क्या? ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मौर्य सल्तनत से ताल्लुक़ रखता था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोतरा था अशोक। मशहूर बादशाह गुज़रा है ये। अभी तक हम जो हिंदुस्तान का कौमी निशान है, एम्बलम है 4 बबर का, वो इसी की अशोक की लाट से लिया गया है। तो हाँ, अशोक की जो जंग हुई भुवनेश्वर के करीब धौली के मुकाम पर, ये जंग हुई अशोक की। और ये जंग जो हुई उसके बाद अशोक की कैफ़ियत बदल गई। अपागुप्त नाम के गुरु ने बौद्ध धर्म में शमूलियत की तरगीब दी। तो ये क्या करा, जंग लड़ने के बाद जंग से उतना ना खुश नहीं था ये, तो उस वक़्त इसको बुद्ध मत की तरफ राग़िब करने वाला जो गुरु था, उसका नाम था अपागुप्त। ये भी सवाल आता देखिए, ऐसे सवाल अब पूछे गए इससे पहले भी। तो अशोक को बौद्ध मत की तरगीब दिलाने वाला जो गुरु था, उसका नाम था अपागुप्त। अपागुप्त नाम के गुरु ने अशोक को बौद्ध धर्म में शमूलियत की दावत दी या तरगीब दी। इसके कहने पर ही वो बौद्ध धर्म इख्तियार कर लिया। तो भुवनेश्वर के करीब धौली के मुकाम पर अशोक और कलिंग के बादशाह के दरमियान जंग हुई। उसको हम क्या कहेंगे? कलिंग की जंग कहेंगे। 261 ईस्वी में हुई थी ये कलिंग की जंग। धावली के मुकाम पर अशोक और कलिंग के बादशाह के दरमियान अपागुप्त क्या करा, उसको बौद्ध धर्म में शमूलियत की तरगीब दिया। अशोक ने मुसाफिरों की शाहरों के लिए शाहरों पर दरख्त लगवाए, कुएं खुदवाए, सहराए बनवाए जहां पर के मुसाफिर आराम कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन तालाब तामीर करवाया। ये सवाल भी डीएससी में कई बार पूछा जा चुका। सुदर्शन तालाब तामीर करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य सल्तनत का बानी है ये। अशोक आजम ने कश्मीर में, श्रीनगर शहर है ना जम्मू एंड कश्मीर में, और पाटलिपुत्र में गंगा और सोना नदियों के संगम पर एक खूबसूरत शाही महल तामीर करवाया, जिसका जिक्र अर्थशास्त्र और इंडिका मेगास्थनीस की किताब में मिलता है। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर थी। अशोक क्या करा, कश्मीर में एक श्रीनगर शहर बसाया ना, और पाटलिपुत्र में क्या करा, गंगा और सोना नदी के एक संगम पर एक खूबसूरत शाही महल तामीर करवाया। तो अशोक की जिंदगी के बारे में अर्थशास्त्र और इंडिका जैसी किताबों से हमें मालूमात होती है। तो ये जो शहर था, ये 15 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा शहर था। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे, जी हाँ, शेख इस्माइल साहब, अशोक की सल्तनत के जितने सारे सिंबल है, सारनाथ की लाट पर जो 4 बबर का निशान है, हिंदुस्तान का वो कौमी निशान है, वो इस्तेमाल होता। अशोक की लाट में जो चक्कर है, वो भी हिंदुस्तान के तिरंगे में इस्तेमाल होता। तो बहरहाल ये शहर बनाए, तो आप आज के दौर में भी देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिटीज़ है। अब सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट चल रहा नियोम सिटी का, तो वो सिटी भी कैसी है? ऐसी चौड़ी है, लंबी। अब हमारे शहर अमूमन कैसे रहते हैं? पूरे बिखरे-बिखरे रहते हैं ना, तो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में भी शहर ऐसे लंबे रहते। मेन रोड, उसके अतराफ पूरे कॉलोनीज़, लंबी-लंबी। तो उस वक़्त भी अशोक जो शहर बनाया था, वो भी 2.5 किलोमीटर चौड़ा, 15 किलोमीटर लंबा। अमूमन क्या होता, हमारे शहर जो रहते ऐसा फैलते रहते, गोल,
इधर जिधर चाहे उधर। लेकिन उस वक़्त अशोक के दौर में क़ब्ल मसीह में हज़ारों साल पहले कैसे शहर थे? लंबे। तो आज भी ऐसे शहर बहुत ज़्यादा डिमांड में है ऐसी टाउन प्लानिंग। तो ये शहर की मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक कमेटी बनाया था जिसमें 27 मेंबर थे। उस कमेटी को धम्मम्मा कमेटी का नाम दिया। जैसे हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, तो उस वक़्त अशोक के दौर में भी 27 मेंबर्स की कमेटी थी, धम्मम्मा कमेटी। अशोक के कुतबे अब यहाँ है ज़िक्र देखिए, सांची, ब्रुकात, सारनाथ, अमरावती के स्तूप, ये ये क्या करा इन्हें बहुत से मुकामात पर अपने स्तूपा कायम करा। लंबे-लंबे पिलर्स होते थे, उस पर कुछ चीज़ें बनी होती थी। सारनाथ की अशोक की लाट पर बनाए गए 4 शेर के निशान हुकूमत हिंद का कौमी निशान तस्लीम किया गया। कहाँ पर है ये? सारनाथ के मुकाम पर है अशोक की लाट जिस पे 4 शेर है। आप पैसे देखिए या कहीं पर एम्बलम देखिए, वो आपको नज़र आता है 4 बबर रहते, 3 दिखाई देते हैं हमें। अशोक ने पाटलिपुत्र में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और अपने फर्जंद महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म की तबलीग के लिए भेजा। श्रीलंका भेजता है इन्हें। किसको भेजा? महेंद्र और बेटी संघमित्रा। ये सवाल भी डीएससी में आईएसओ है, पूरे इंपॉर्टेंट है ये। 125वीं क़ब्ल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य खानदान का आखिरी हुक्मरान बरी हजरत बरी हजरत ये आखिरी हुक्मरान है। पहला कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, आखिरी बरी हजरत को तख्त से बेदखल कर दिया गया। इसका सीपा सालार जो था पश्चिमित्र संगा, उन्हें क्या करा? कत्ल करके अपनी सल्तनत बना लिया। तो चंद्र मौर्य सल्तनत का आखिरी जो बादशाह था, उसका सीपे सालार उसको मार के अपनी सल्तनत बना लिया। और ये जो आखिरी था ना, उसका नाम था बृहदरथ मौर्य। ये आखिरी बादशाह था। 125वीं क़ब्ल मसीह में इसका कत्ल हो गया। और इसका जो सीपा सालार था, कमांडर पशुपुत्री संगा, वो क्या करा? इसको कत्ल करके अपनी नई सल्तनत संघ सल्तनत का क़याम अमल में लाया। अशोक की सबसे मशहूर बादशाह था, उसके दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और वो बहुत कामयाब बादशाह रहा है। ये बृहद्रथ मौर्य जो था सिर्फ 2 साल हुकूमत करा, 125 से 187 क़ब्ल मसीह, यानी 187 से 125 उल्टा देखा जाएगा ना, 2 साल हुकूमत करा था बस। अशोक को देवयान देवा नाम प्रिया और प्रियदर्शिनी के लक़ब से नवाजा गया। तो अशोक के अलक़ाब जो थे देवानाम प्रिया और प्रिया दर्शिनी, ये अशोक के लक़ब थे। अशोक क्या करा? एक धर्म की पॉलिसी को अपनाया जिनमें वो ओहदेदारों को तकर्रुर करता था, जिसका नाम था धम्मम्मा महामात्रा। धम्मम्मा महामात्रा। वो लोग सारे मजहबी मामलात में मशवरा थे, जैसे हमारे पास अब काजी होते, तो वैसे ही उस जमाने धम्मम्मा महामात्रा थे। वो लोग ओहदेदार थे, मजहबी ओहदेदार। ये सवाल भी डीएससी में आया, देखिए। विशाखा दत्ता की एक लिखी हुई किताब है जिसका नाम है मुद्राक्ष। ये विशाखा दत्ता की लिखी हुई किताब है। कौन सी किताब है? मुद्राक्ष। तो इस तरीके से ये मौर्य सल्तनत के बारे में था। तो बकिया हम कल देखेंगे। तो एक के बाद एक सल्तनतें बनती गई और ये बादशाहों ने अपने ही बादशाह को या जो बादशाह के वजीर थे उन्होंने या सिपह सालारों ने उनको कत्ल करके नई नई हुकूमत बनाई। तो मगध के बाद मौर्य सल्तनत बनी। मौर्य सल्तनत के बाद संगम सल्तनत शुरू हुई। संगम सल्तनत के बारे में हम कल देखेंगे।
तो बहरहाल ये यहाँ तक था। यही सवालात इम्तिहान में पूछे जाते, आप रिपीट करते जाइए, ठीक है? और इसको ब्लर मत करिएगा पढ़ते वक़्त, आप ब्लर करें तो श्रिंक हो जाता और वो जो जितना भी डेटा है ना, सही लिखाई नहीं देता आपको ब्लर करने पर, ठीक है? जो सवालात टिक कर दी गई वो बहुत अहम है। मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ आज के जो पेजेस है, इजाज़त दीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, है क्या किसी को डाउट? जी, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ आज के नोट्स। अल्लाह हाफ़िज़। प्रीवियस रिकॉर्डिंग शो नहीं हो रही, आप देखिए, देखे तो मिलती। मैं शाम के वक़्त ही चेक करा है, सर बोले ना आपको ग्रुप में कि ऐप का लिंक 10 बजे दे दिया जाएगा। जब देखिए आप, डेट के साथ, बाज़ाब्ता टॉपिक के साथ लिखा हुआ है, मौर्य सल्तनत या आर्य तहज़ीब, जैन मत, बुद्ध मत, ये एक टॉपिक हेडिंग के साथ लिखी हुई क्लासेस है, देखिएगा आप, इंशाल्लाह मिल जाते हैं, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफ़िज़।